student, welcome to physics expert, myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मीनिंग यही होता है जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सब एक दूसरे को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है क्योंकि एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। इसलिए क्यों फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है? क्योंकि सन अर्थ को अपने ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर रखा है, इसी कारण से वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। तो हम लोग ग्रेविटेशन का तो एक एग्जांपल, बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रोन करते हैं वो फाइनली डाउनवर्ड आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसको अर्थ एक बिगर मतलब प्लैनेट्स है और वो जो छोटे छोटे प्लैनेट्स है उसको अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऊपर की तरफ थ्रोन करते हैं तो अर्थ उसको क्या करता है, अपनी तरफ पुल कर लेता है, मतलब अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रोन करते हैं तो वो सारे ऑब्जेक्ट फाइनली डाउनवर्ड आ ही जाता है। तो इस केस में हम लोग केपलर्स लॉ को सबसे पहले पढ़ेंगे। केपलर्स लॉ, क्योंकि ग्रेविटेशन को प्रॉपर रूप से समझने के लिए आपको केपलर्स का लॉ को समझना जरूरी है। तो केपलर्स लॉ क्या कहता है, जितने भी प्लैनेट्स, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जितने भी प्लैनेट्स है वो किस टाइप के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। ये देखिए ये प्लैनेट्स है, ये शेप कैसा, इलिप्स का शेप है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते रहती है। दूसरा क्या कहता है लॉ इसी का, कि the line joining the planets and the sun, the line joining the planets, the sun shape equal area in equal interval of time। मतलब इक्वल एरिया वो क्या कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लीजिए कि यहां से यहां में उसको टाइम t1 लगा और यहां से यहां आने में भी टाइम इसको t1 लगा, तो इक्वल टाइम में ये जो एरिया होगा, ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया प्लैनेट्स द्वारा शेप किया जाता है और सन के अराउंड। और तीसरा लॉ क्या कहता है आपको, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड। मतलब यहां से जो प्लैनेट्स का मीन डिस्टेंस होता है, मीन डिस्टेंस मतलब क्या, क्योंकि इस फोकस पर जो सन है इससे सब पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है, तो उसका हम लोग मीन निकाल लेते हैं। वो मीन डिस्टेंस का जो होता है क्यूब जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो रिवॉल्व एक कंप्लीट करने को क्या कहते हैं, मतलब कोई प्लैनेट्स यदि एक बार इस ऑर्बिट में कंप्लीट करेगा जर्नी तो उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे उस प्लैनेट्स का। इसलिए इसको कहा गया ऑर्बिटल टाइम पीरियड। वो ऑर्बिटल टाइम पीरियड का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग कहते हैं यदि प्रोपोर्शनल है तो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बाय स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली इक्वल हो जाता है कांस्टेंट के बराबर। तो इसी को हम लोग केपलर्स का क्या कहते हैं, केपलर्स का थर्ड लॉ कहते हैं। और हम लोग पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ भी पढ़े और इसको हम लोग समझे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल, हम लोग ग्रेविटेशन में सबसे पहले केपलर्स लॉ समझे। अब हम लोग समझने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब न्यूटन्स के द्वारा दिया गया जो ये लॉ है यूनिवर्सल लॉ, उसको हम लोग समझते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो ऑब्जेक्ट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है F, ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है F फोर्स से, एक दूसरे को ये F फोर्स से, ये अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम का मतलब हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो स्टेटमेंट को हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग स्टेटमेंट को लिखे। अब ये स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिए और हम क्या कंबाइन किए तो क्या मिला, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ
masses and inversely proportional to a square of separation between them। जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट यूज किया जाता है जिसका नाम दिया जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका नाम क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग दूसरा नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो इसका वैल्यू होता है, वो क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है यूनिट। ये हमेशा पूछा जाता है, यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है हमेशा याद रखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट होता है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिए ये यूनिट हमेशा पूछा जाता है। किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। और इस तरीके से हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझे और उसके बाद हम लोग इससे ड्राइव किए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ड्राइव करके फॉर्मूला जनरेट किए। ग्रेविटेशनल फोर्स F क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं उसके बाद ये लिखे, और उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक वैल्यू लिखे। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को ड्राइव किए और लिखे F इक्वल टू क्या लिखे? कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये लिखे। और ये जो होता है हम लोग इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों कहते हैं? तो F जो हो जाता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर स्क्वायर का। इसी से यदि हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स जो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस का। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का, तो इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। ग्रेविटेशनल लॉ को क्या कह सकते हैं हम लोग? इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए ये फार्मूला बहुत आसान है, ठीक है, आसान से आपको याद रखना है, लेकिन इस पर जो क्वेश्चन बनता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। देखिए क्वेश्चन हम समझते हैं, क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन हम ओरली करते हैं, किस तरीके से ये लॉ वर्क करता है हम देखते हैं। हम मान लेते हैं यहां से दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये m1 है, m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टू फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये फोर्स हो गया। अब कह रहा है कि यदि सेपरेशन को r को हम लोग किससे चेंज कर दे? ट्वाइस ऑफ r। मतलब अब हम लोग इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या किए? ट्वाइस r कर दिए। तो फोर्स यदि F था पहले, तो अब क्या होगा? अब F डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग अभी देखें इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ से ही ये निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का। यदि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो F1 बाय F2 इक्वल टू लिख सकते हैं इसको R2 बाय R1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी मैथमेटिक्स में हम लोग प्रोपोर्शनलिटी पढ़ते हैं, उससे लिख सकते हैं। तब आसानी से ये बन जाएगा। मान लो पहले डिस्टेंस r था तो फोर्स F था। अब कह रहा है डिस्टेंस को क्या कर दे? क्या कर दे? ट्वाइस कर दे, तब क्या होगा? फोर्स। तो हम लोग को डिस्टेंस को ट्वाइस, पहले इनिशियली कितना था? ये F1 F था, F2 क्या है मेरा? F डैश है, R2 मेरा क्या है? 2R है, और R1 क्या है? R है। इसका सिंप्लीफिकेशन R कैंसिल हो गया, तो F बाय F डैश क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 F हो जाएगा। तो मेरा कितना हो गया?
एफ डैश इक्वल टू क्या हो गया 1/4 एफ। मतलब क्या हुआ, ये कितना हुआ, इसका 1/4 टाइम्स हो गया। एफ डैश कितना हो गया 1/4 टाइम्स, मतलब 1/4 टाइम्स से रिड्यूस हो गया। जब हम लोग सेपरेशन बढ़ाते हैं तो फोर्स का वैल्यू रिड्यूस कर जाता है। तो जैसे हम ट्वाइस किए तो कितना से रिड्यूस कर गया 1/4 टाइम्स से। तो उसी तरह से यदि आर को हम लोग, ठीक है, आर को 3r से बढ़ा दें तो उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, ये मान लिए फोर्स एफ है, तो अब एफ डैश कितना हो जाएगा 1/9, क्योंकि जितना टाइम इंक्रीज करता है मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज तो उसका स्क्वायर मतलब हो जाता है यहां पर, तो 1/9 टाइम्स क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। अब यदि हम लोग उसी तरह से आर को हम लोग कितना 5 टाइम्स कर दे तो फोर्स कितना टाइम से रिड्यूस हो जाएगा, एफ डैश 1/25 टाइम्स से रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम कि जैसे जैसे हम लोग सेपरेशन बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन को बढ़ाते हैं, तो मेरा फोर्स क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है। फोर्स क्या हो रहा है रिड्यूस। जैसे हम ट्वाइस किए तो 1/4 टाइम्स हो गया फोर्स, थ्राइस किए तो 1/9 टाइम्स हो गया, अब 5 टाइम्स किए तो 1/25 टाइम्स हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें तो बढ़ाए हम लोग रेडियस को, क्या मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन को बढ़ाए, अब हम लोग घटाते हैं। जब हम लोग घटाएंगे तब क्या होगा, फार्मूला तो मेरा यही रहेगा, यही जो फार्मूला लिखे यही फार्मूला रहेगा। अब हम लोग क्या कर देते हैं घटाते हैं, तो घटाते हैं मतलब क्या, आर को हम लोग क्या कर देंगे r/2, मतलब डिस्टेंस को घटा दिए। उस केस में मानिए पहले आर था तो फोर्स एफ था, अब एफ डैश क्या होगा, एफ डैश क्या होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला से जब निकालेंगे, जैसे इसमें 1/9 टाइम्स 1/4 टाइम्स हो गया था, इसमें क्या हो जाएगा 4 टाइम, मतलब 1/4 टाइम्स नहीं रहेगा 4 टाइम्स, एफ डैश कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा। कैसे होगा तो यहां हम करके आपको बता देते हैं। देखिए यही वाला यूज करेंगे, F1/F2 इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर पुट करते। F1 क्या है एफ है, F2 कितना एफ डैश है, R2 मेरा कितना हो गया R/2 हो गया, और R मेरा R1 कितना R है का होल स्क्वायर, ये R कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई किए तो F/F डैश कितना आ जाएगा 1/4, तो एफ डैश कितना हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स F1। तो हम लोग जैसे मतलब सेपरेशन को रिड्यूस करते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग सेपरेशन को यदि आधा किए तो फोर्स कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। उसी तरह से सेपरेशन को यदि हम लोग क्या कर दे R/3 कर दे, 1/3 से घटा दे, तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स मेरा क्या हो जाएगा एफ डैश मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। उसी तरह यदि हम लोग आर को कितना, तो हम लोग देखें कि यदि सेपरेशन को रिड्यूस कर रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और यदि सेपरेशन को बढ़ा रहे तो फोर्स का वैल्यू रिड्यूस कर रहा है। तो हम लोग देख लिए कि यदि सेपरेशन को आधा कर दिए तो फोर्स 4 टाइम्स ज्यादा हो गया, सेपरेशन को 1/3 कर दिए तो 9 टाइम्स ज्यादा हो गया। इसमें हम लोग देखे कि थ्राइस टाइम कर दिए तो 1/9 टाइम से रिड्यूस हो गया, 5 टाइम्स कर दिए तो 1/25 टाइम से फोर्स रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखे कि जब हम लोग सेपरेशन को रिड्यूस कर, सेपरेशन को, तो इस तरीके से हम लोग समझे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला, इसमें हम लोग फॉर्मूला से देखे किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। देखिए आपको हम बता देते हैं कि इस पैटर्न पर भी बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, इस पैटर्न पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मतलब आपको दे दिया जाएगा कि सेपरेशन को क्या कर दिए ट्वाइस कर दिए, थ्राइस कर दिए, और आपको उस केस में क्या कहेगा कि फोर्स फाइंड कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग ये अभी इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे इसी पर, ग्रेविटेशन पर। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ग्रेविटेशन पर ही होगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, और यदि बहुत ही अच्छा लगा
तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। जब आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा तो उसके पास भी मेरा वीडियो पहुंचेगा और वो भी अपने दोस्त के बीच शेयर करेगा। तो इस तरीके से मेरा चैनल भी ग्रो होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं, इसके लिए एडवांस में आपको हम थैंक्स कहते हैं। थैंक यू।